हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा नीडी जो बच्चे हैं जिनको नोट्स अवेलेबल नहीं होते या जिनके दूर दराज गांव के बच्चे जिनको टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं वो इससे लाभ ले सकें। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, वो आपकी इच्छा। इसलिए मैं किसी को प्रेफर भी नहीं करता। हमको अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आप उन बच्चों को ज़्यादा जोड़िए जो जिनके स्कूल्स में टीचर्स नहीं हैं या जिनको नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हम आगे चलते हैं। तीसरा भाग लेसन 2 सॉल्यूशन का मास यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। सांद्रता की यूनिट मास यूनिट, मोललिटी मोललता। तो हम देखते हैं कि मोललता होती क्या है और आज के समय में वर्तमान समय के अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो भी नई नई खोज हो रही है, उनमें ज़्यादातर कंसंट्रेशन की यूनिट मोललिटी यानी मोललता में ली जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो मोललता होती क्या है? किसी भी विलयन की मोललता ये बताती है कि उसके 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के कितने मोल उपस्थित हैं। सिंपल सा इसका लॉजिक है ये, सिंपल बिल्कुल, कि उसके 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ पर विलायक बोला गया ना कि विलयन बोला गया है। बच्चे अक्सर विलायक की जगह विलयन लिख देते हैं, इसलिए उनकी गलती हो जाती है और पूरा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं। पर कई बार इसकी परिभाषा पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जाती है, तो बच्चे विलयन लिख देते हैं जबकि वहाँ पर विलायक है। इसलिए इसमें स्पेशल ध्यान रखना है आपको कि एकमात्र ऐसी डेफिनेशन है जिसमें विलयन के स्थान पर विलायक शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम भी कई बुक्स में लिख रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिख रखे हैं कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक यानी सॉल्वेंट में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललिटी कहलाती है। अब इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ये भी ध्यान रखिए आप। दूसरी बात, इसकी यूनिट होती है मोल प्रति किलोग्राम, जो मैं यहाँ लिखना रह गया मेरे हाथ से, आप नोट कर लीजिएगा इसे विशेष, मोल प्रति किलोग्राम या मोल पर किलोग्राम। अब कई बुक्स के अंदर मोलों की संख्या के स्थान पर ग्राम मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सब एक ही है। मोल, ग्राम मोल और ग्राम अणु, ये मैंने आपको 11th में बताया भी था, लेकिन यहाँ पर वापस रिकॉल करवा रहा हूँ। तो फॉर्मूला रूप में इसकी क्या हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलायक की मात्रा किलोग्राम में। ठीक है। तो मोलों की संख्या क्या होती है भाई? मोलों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं? चाहे कोई भी पदार्थ हो, उसके मोलों की संख्या का एक सूत्र है। वो सूत्र ये है कि पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपन मोलर मास या मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान आपको मैंने पहले भी बताया, परमाणु है तो परमाणु भार, अणु भार है तो अणु भार ग्राम में, क्योंकि वो उसके 1 मोल का द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान क्या है? 1 मोल का द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपॉन मोलर द्रव्यमान अपॉन विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी हो तो उसमें 1000 का भाग लग जाएगा, तो वो किलोग्राम में बदल जाएगा, क्योंकि परिभाषा के अनुसार विलायक की मात्रा किलोग्राम में होनी चाहिए और जनरली हमको क्वेश्चन में दी होती है ग्राम में, तो हमको उसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पूरे जितनी भी बुक्स हैं उनमें विलेय यानी सोल्यूट को बी माना जाता है और सॉल्वेंट को ए माना जाता है। अगर मैं सोल्यूट को बी मानूं और सॉल्वेंट को ए मानूं, यानी विलायक को ए मानूं, विलेय को बी मानूं, तो फॉर्मूले रूप में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बटा 1000। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या हो गया? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या हो गया। डब्ल्यू बी क्या है? उसकी मात्रा ग्राम में। एम बी क्या है? उसका मोलर मास, तो उसका मोलों की संख्या हो गई है। अपॉन डब्ल्यू ए यानी विलायक की मात्रा ग्राम में अपॉन 1000, 1000 का भाग देने से वो किलोग्राम में बदल गया। ठीक है। और स्मॉल एम इसकी यूनिट लग गई, इसकी जगह मैं मोल प्रति किलोग्राम भी लिख सकता हूँ। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सब जगह यूज़ होगा जहाँ पर भी हम मोललिटी निकालेंगे। अब इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है, जितनी भी मास यूनिट है, चाहे मास परसेंटेज हो, पीपीएम हो, पीपीबी हो या मोल फ्रैक्शन हो और ये मोललिटी हो,
ये सभी टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती। इन सब यूनिट की एक विशेषता है कि इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए ये यूनिट आजकल ज़्यादा यूज़ की जा रही है और इनका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऐसे निकालना चाहेंगे ना जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़े, नहीं तो आप सर्दी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे डिफरेंट, गर्मी में निकालोगे और डिफरेंट। इसीलिए मोलैलिटी को प्रेफर किया जाता है ताकि उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो ये भी आपको कंपटीशन एग्जाम में या कहीं अक्सर कई जगह पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन की ऐसी यूनिट है जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप ध्यान रखना कि जितनी भी मास यूनिट होती है, भार इकाइयाँ या द्रव्यमान इकाइयाँ, उन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं इसका, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। आपको एक प्रश्न दे रखा है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में मिलाया गया। यहाँ पर विलायक हो गया जल, विलेय हो गया NaCl। हमको मोलैलिटी निकालनी है, सीधी सी बात है। मोललता का सूत्र होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपन विलायक की मात्रा किलोग्राम में। तो हमने सबसे पहले निकाला विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या हमको निकालनी है। विलेय पदार्थ कौन है? विलेय पदार्थ है NaCl। NaCl के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? इसकी मात्रा ग्राम में कितनी दे रखी? 5.85 ग्राम। और इसके मोलर मास कितना है इसका? 58.5 ग्राम प्रति मोल। अब हम सूत्र लगाएंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी 5.85 अपन 58.5 बटा विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है? 500 ग्राम। जल की मात्रा 500 ग्राम दे रखी है ग्राम में, और हमको चाहिए किलोग्राम में, तो इसमें 1000 का भाग लगाएंगे, 500 बटा 1000। अब ये आ गया इक्वल टू, ऊपर तो आ गया 1/10 अपॉन 1/2। इसको सॉल्व करना है तो 1/10 अपॉन इंटू 2/1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? मैथ्स के अंदर जब भी आपको इस प्रकार की कोई समस्या मिले तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? A/B तो ऐसे ही रहेगा और इंटू हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा D/C, है ना। ये मैथ्स का रूल है, इसे आप ध्यान रखिए। तो मैंने यही किया, 1/10 इंटू नीचे वाला जो पार्ट था वो पूरा उल्टा हो गया, 1/2 की जगह हो गया 2/1। तो ये हो गया 1/5 यानी 0.2 मोल प्रति किलोग्राम या 0.2 स्मॉल m। बड़ी आसानी से आपने मोलैलिटी निकाल ली। इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में भी ध्यान रखेंगे और मोलैलिटी को निकालते समय ध्यान रखेंगे कि हमको विलायक की मात्रा लेनी है किलोग्राम में बस। तो मुझे आशा है कि आपको आज का जो मोलैलिटी का टॉपिक है वो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।